दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपने सामने एक SSC GD की बड़ी वैकेंसी आई है और इस SSC GD की जो वैकेंसी है इसमें 20 नंबर की हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हाँ, 20 क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें 40 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो 40 नंबर के जो आएंगे तो इसमें से 20 नंबर की जो आपकी 20 क्वेश्चंस की जो हिंदी आ रही है इसको हम अब यहाँ टॉपिक से वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी जो है ये बड़ा आसान सा एक सिलेबस है और कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट मतलब कि इतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन जब आप इसको टॉपिक वाइज कंटिन्यू पढ़ोगे, व्याकरण है टॉपिक वाइज जब इसको अपन पढ़ेंगे तो खूब अच्छे से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो एक अपन इसको पहले इसके सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर इसके एक टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये 20 क्वेश्चंस हैं 40 नंबर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपका ये। तो स्टार्ट करते हैं अपन, इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस की हम बात करते हैं तो व्याकरण में सबसे पहले इसका सिलेबस एक में टॉपिक आता है जिसका नाम आता है वर्ण विचार टॉपिक। वर्ण विचार, हम लोग जो भाषा बोलते हैं यानी कि आपके जो आइडिया है मेरे पास आए, मेरे विचार आप तक पहुँचे, विचारों का जो आदान प्रदान करना होता है भाषा होती है। अब भाषा जो होगी उसकी सबसे छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, स्वर और व्यंजन, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि में अलग है और हिंदी वर्णमाला में अलग है। तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, व्यंजनों कितने भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन पूछता है अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम बताओ, उस व्यंजनों का सही क्रम बताओ। तो यानी कि क्वेश्चंस इस टॉपिक में क्लियर होंगे आपके वर्ण विचार टॉपिक में से। दूसरा टॉपिक इसमें अपन बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है विकारी शब्द। वर्ण विचार के बाद दूसरा टॉपिक आता है विकारी शब्द। इस विकारी शब्द को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है संज्ञा। विकारी का अर्थ क्या होता है, वे शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए, लिंग में परिवर्तन हो जाए, पुरुष जैसे वचनों में परिवर्तन हो जाए या पुरुष में परिवर्तन हो जाए, लिंग में परिवर्तन हो जाए, पुरुष में हो जाए, विभक्ति में हो जाए, वचनों में परिवर्तन हो जाए, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो तो विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन ना हो वो क्या आ जाएंगे, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं, संज्ञा है, उसके बाद आता है सर्वनाम, उसके बाद आते हैं विशेषण, और फिर चौथे नंबर पे आती है क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द के ही पॉइंट हैं। संज्ञा अनेक 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, प्रकार 6 होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक भी गुणवाचक में ऐड कर लेंगे, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। क्रिया सकर्मक, अकर्मक और वे प्रेरणार्थक क्रिया, उत्पत्ति के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी, अज्ञार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये जो संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, वो सारे टॉपिक इसमें आएंगे। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में एक पहला पॉइंट आता है, ये क्रिया थी, अब है क्रिया विशेषण। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान, रंग, धर्म, वंश आदि के भाव को बोध करे वो संज्ञा। संज्ञा की नाम पर जो शब्दों का प्रयोग करे उनको स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको क्रिया कहा जाता है। उसके बाद क्रिया की जो कार्य किया गया है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। इससे के अलावा इसमें आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये अव्यय होते हैं एक तरीके से, निपात अव्यय आते हैं वो, समुच्चय बोधक, निपात जिनको अपन अव्यय बोलेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो आते हैं वो अपने आते हैं अविकारी शब्द पॉइंट में, 4-5 पॉइंट। उसके बाद अगला है वाक्य। वाक्य जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और फिर है मिश्रित वाक्य।
पहले हम वर्णों को जानेंगे। वर्णों से ही पूरे शब्दों का निर्माण होगा, शब्दों को मिला करके ही वाक्य बनेंगे और उन वाक्य 3 प्रकार के बनते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से कंटिन्यू चलेंगे चैप्टर को लेकर के। 5वां पॉइंट इसमें आता है, जैसे हम लेते हैं संधि। ये संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस चैप्टर में अपन चलेंगे स्वर संधि को लेकर के, जिसके 5 भेद आएंगे, व्यंजन और विसर्ग के कुछ नियम आएंगे, तो वो टॉपिक आएगा आपका संधि पॉइंट में। स्वर संधि के फिर 5 भेद पढ़ेंगे, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। ज़्यादा पेपर में स्वर संधि के ही आते हैं। 6वां पॉइंट आता है समास का। संधि के बाद है समास। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और पेपर्स में आया, कई बार आपने बुक्स में अभी तक 6 प्रकार पढ़े हैं। तत्पुरुष समास जो होता है वो इसी में ही समाहित कर लिए जाते हैं 2 समासों को। तो समास मुख्यतः 4 ही होते हैं। अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो वो अव्ययभाव समास आ जाएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास आएगा। इसी तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं। एक है कर्मधारय समास, जिसमें तुलना की जाए, उपमा या उपमेय आयो, क्रमधारय समास में आता है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास वह समास है जिसमें संख्याओं का समूह आता है। वह समास जिसमें संख्याओं का समूह है वो द्विगु समास। प्रथम पद प्रधान हो अव्ययभाव समास, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, विभक्तियों का लोप हो तत्पुरुष समास, उपमा उपमेय का अर्थ आए, तुलना की जाए, क्रमधारय समास, और जिसमें संख्याओं का समूह आए हो द्विगु समास। उसके बाद आता है एक समास ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। और एक समास ऐसा है जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही अन्य पद प्रधान हो, उस समास को बोलते हैं फिर अपन बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो ये समास के 4 प्रकार होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास। उसके बाद विलोम शब्द, सुख दुख दिन रात, तो इस प्रकार से विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी आ सकता है, आकाश का पूछ लिया, जल का पूछ लिया, और जैसे पक्षी का पूछ लिया, तो इस प्रकार से। उसके बाद 9वां जो पॉइंट आता है वो है विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बाद अनेकार्थक शब्द, यानी कि अनेकार्थक शब्द जो होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे और अनेक शब्दों को मिलाकर के एक कर देना, या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, जिनके पीछे न लग जाए वो मुहावरे हैं। लोकोक्तियाँ, जो लोक कथाएं या लोक बातें जो प्रचलन होती हैं उनको अपन बोलते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ। अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन, शुद्ध वाक्यों को छांटना, शुद्ध वाक्यों को छांटना, अशुद्धि संशोधन। और ये दोनों टॉपिक आपके 15वें पॉइंट से क्लियर होंगे, वो है कारक। आपने 7 विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से, वो विभक्तियाँ वाला पॉइंट आता है। और एक टॉपिक आता है इसमें गद्यांश का, गद्यांश। तो गद्यांश में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो आपका गद्यांश से आ गया, कोई गद्यांश दे दिया दीपावली के ऊपर, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा दीपावली किस माह में बनाई जा रही है, दीपावली क्यों मनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जाती है, किसकी विजय हुई थी, कौन कहाँ से लौटा था, क्या जलाए जाते हैं, किस प्रकार से खुशियाँ मनाए जाते हैं, नए कपड़े कब पहनते हैं। तो ये पूरे 2 टॉपिक में क्वेश्चंस आपको गद्यांश मिल जाएगा और उसी में से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 10 नंबर के आएंगे। और बाकी जो 10 नंबर के आएंगे आपके, वो ये सारा का सारे सिलेबस में से आएंगे। ये है जी आपका हिंदी का व्याकरण का सिलेबस। अब हम इसी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। पहला जो अपना टॉपिक आता है वो है वर्ण विचार। और जो एसएससी जीडी जो है
ये एसएससी जीडी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें से हिंदी आती है उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सभी में लगभग यही पॉइंट्स आते हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस में से पहला टॉपिक है, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं अपन यहाँ पर, हिंदी है जी, और अपनी जीके क्लास भी लगते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा हिंदी में अपन पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्ण विचार टॉपिक, और इसकी पहली क्लास है। और जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसी में से आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आप क्वेश्चंस के आंसर दे करके देखिएगा। पहला पॉइंट है इसमें वर्ण विचार। वर्ण विचार देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और जीरो से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप हमें दिल से सपोर्ट करें। और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं ऐसे जीडी की अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें हिंदी आती है वो इससे लाभान्वित हो सके। तो भाषा किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। आपके विचार मेरे पास आए और मेरे विचार आप तक पहुँचे, यही तो है आदान प्रदान करना, यही क्या कहलाता है? भाषा। ये जो भाषा हमारे सामने आई है जिसकी परिभाषा है विचारों का आदान प्रदान करना, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्या है बच्चों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं ध्वनि को। यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, और उस माध्यम की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहा जाता है वर्ण। और वर्ण की क्या परिभाषा है? वर्ण की परिभाषा कह रहा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण कहा जाता है। तो हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी है। विचारों का आदान प्रदान करना भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं, और वर्ण वह है जो भाषा की वह छोटी छोटी इकाई है, वह जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। ये भाषा आप मेरे पास पहुंचा सकते हो, उसके 3 माध्यम होते हैं, या विचारों का आदान प्रदान करने के 3 माध्यम हैं। या तो आप बोल करके मेरे पास भेज देंगे, बताओगे, या मैं आपको बोल कर बताऊंगा तो मौखिक रूप, लिख करके बताते हैं तो लिखित रूप, और अगर अपन ना बोल कर बताए ना लिख कर बताए और इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये कौन सा रूप आ जाता है? सांकेतिक रूप। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। ये हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से। अब जो अपने सामने वर्ण विचार टॉपिक है, इसकी हमारे सामने एक परिभाषा निकल करके आ गई कि भाषा होती है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और उस इकाई के जो अपने सामने आई है उसके टुकड़े ना किए जा सकते, उसको अपन क्या कहते हैं? वर्ण। इसलिए वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। और वर्णों का समूह मिलकर के ही शब्द बनेगा, और शब्दों से ही मिलकर बनते हैं वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या आ गई? इसकी वर्ण आ गई। अगला पॉइंट, वर्ण जो हमारे सामने आए, इन वर्णों की संख्या देखिएगा, अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे। वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 44, और भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या आती है 52। 44 होते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, और 52 जो वर्ण होते हैं वो देवनागरी लिपि में होते हैं। तो पहले अपन 44 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर इसको 52 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? 2।
वर्णों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 2। और संख्या कितनी होती है इनकी? 44। संख्या देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग 52 और हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग 44। इस वर्णों को अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक है बच्चों स्वर और दूसरा है इसमें व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, पहले अपन 44 को लेकर चल रहे हैं। 44 में से स्वर कितने आते हैं? 11 हैं और इसमें से 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। पहले अपन हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग वर्णों गिनेंगे और फिर देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग गिनेंगे। 11 जो स्वर होते हैं, इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक है दोस्तों ह्रीश्व स्वर, जिनको अपन एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, यानी कि इनमें कितनी मात्राओं का प्रयोग होगा? एक मात्रा का प्रयोग होगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे? लघु स्वर बोलेंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ए है, ई हुआ, ऊ है और री है। तो इन शब्दों को अपन कैसा स्वर बोलते हैं? ह्रीश्व स्वर के रूप में गिनते हैं। एक मात्रा वाले हैं ए, ई, ऊ, री। इसी में भी अपन मूल स्वर भी गिनते हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि जिनको बोलने के लिए 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, तो इनको अपन बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। तो ए का बड़ा आ, ई का बड़ा बड़ी ई, उ का बड़ा बड़ा ऊ, लेकिन री यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि री का बड़ा नहीं होता है। इसके अलावा एक का बड़ा आई, एक पहले अपन यहाँ पर छोटी एक की मात्रा, और जब संधि करेंगे अपन इसको तो इसको बड़ा भी करके लिखेंगे। यहाँ पर आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से आप इन वर्णों को गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 4 तो इसमें कौन से वर्ण आ गए? ह्रीश्व स्वर, और 7 इसमें कौन से वर्ण आ गए? आपके दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 44 वर्णों में से स्वर आ गए 2 प्रकार के, ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन दोस्तों इनमें से भी संयुक्त स्वर और होते हैं, यानी कि ये जो 4 है ना, इन्हीं को अपन, ये स्वर का भेद नहीं है, लेकिन इनमें से ही 4 को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। तो इनको अपन कैसा स्वर बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं इनको। एक का निर्माण किस किस से होता है? तो जब अपन गुण संधि पढ़ेंगे उसमें आएगा ए प्लस ई बराबर ए होता है। आई का निर्माण तो ए प्लस ई प्लस ए, और इनको मिलकर के किसका निर्माण होगा? आई का निर्माण होगा। इसी प्रकार से ओ का निर्माण और औ का निर्माण। ओ जो होता है इसका निर्माण गुण संधि में ही आएगा, ए प्लस उ बराबर ओ होता है, और औ का निर्माण ए प्लस उ प्लस में ओ बराबर, और फिर क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसी प्रकार से ये स्वर जो होते हैं इनमें से 4 क्या होते हैं? संयुक्त स्वर भी होते हैं। 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से आ गए? ए, आई, ओ, औ। ये 4 इसमें संयुक्त स्वर होते हैं। वैसे स्वरों को अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक है ह्रीश्व स्वर और दूसरा कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर। इसमें से री का बड़ा नहीं होता है, री का छोटा ही होगा। अब अपन व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी आई? तो 33। व्यंजनों की संख्या कितनी आई हिंदी वर्णमाला में? 33। व्यंजनों की संख्या है 33। इस 33 को अपन देखिएगा 3 भागों में विभाजित करते हैं। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इन्हीं को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन वर्ण। 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण या 25 वर्गीय व्यंजन वर्ण। ये इन वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से वर्ग? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे सामने वर्ग आ गए। वर्ग क्या होता है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है।
तो वर्गीय का अर्थ यहाँ पर क्या लगा लिया, वर्णों का समूह वर्ग है। वर्ण कौन कौन से अब आपके सामने आ रहे हैं, तो क के बाद ख, ख के बाद घ, फिर घ और फिर अंग, इस प्रकार से च के बाद छ, ज, झ, अय, ट के बाद ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे सामने 25 स्पर्श वर्ण आ गए हैं। इनमें से वर्ग कितने आए थे, 5। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब कह रहा है ये जो 5 हमारे सामने वर्ग आए हैं, 25 जो हमारे सामने स्पर्श वर्ण आए हैं, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं ना, तो जीविया जो होती है, जीव जो होती है, किसी न किसी भाग को टच करती है। इनको बोलने में जो श्वास जो निकलती है, प्राण श्वास जो निकलती है, तो वो इसको टच करती है। तो इन सब का उच्चारण स्थान, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आता है दोस्तों, कंठ। कै का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। चैक का उच्चारण स्थान आता है तालु, यानी कि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या आएगा, तालु। इस उच्चारण स्थान को भी आगे फिर से पढ़ेंगे, पहले एक बार यहीं पर इसको देख लेते हैं। टै वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तै का उच्चारण स्थान है दंत और पै का उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ। तो ये 5 जो है वर्ग है, और इन 5 वर्गों का, ये 25 वर्णों का ये उच्चारण स्थान है। पहले का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये हमने बांटे हैं व्यंजनों के 33 में से एक भाग 25 स्पर्श वर्ण। दूसरा पॉइंट इसका अपन डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम आता है अंतस्थ वर्ण। कौन सा आता है दोस्तों, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। पेपर में इनका क्रम आएगा, तो क्रम में क्या आएगा, य, र, ल, व। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसी प्रकार से जो 33 में 3 और 4 और बच चुके हैं, तीसरा पॉइंट आता है इसमें उष्म व्यंजन वर्ण। तो उष्म जो व्यंजन वर्ण है, इनकी संख्या भी कितनी आ रही है, 4। और 4 कौन कौन से हैं, ये भी पेपर में क्रम आएगा इनका, स, श, स और है। ये 4 क्या होते हैं, इसमें उष्म वर्ण होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग 44 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी आ गई, 44। लेकिन इनके प्रकार कितने आते हैं, 2। एक है स्वर और दूसरा कौन सा है, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। इन 11 स्वरों में से भी मूल स्वर कितने हैं, तो एक मात्रिक जो स्वर आते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। और दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन चारों में से ये जो 4 बच गए लास्ट वाले, ए, ऐ, ओ, औ, इनको कौन सा स्वर बोलेंगे अपन, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन वर्णों का मिलन, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के जो वर्ण बनते हैं, तो उनको कैसा बोलते हैं अपन, संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से आ गए, तो एक का निर्माण ए प्लस ई, तो इससे मिलकर के एक का निर्माण हुआ है, इसलिए ये ए है। ए प्लस ई प्लस ए मिलकर के आई बना है। ओ का निर्माण ए प्लस उ से मिलकर के ओ हुआ है, और ए प्लस उ प्लस ओ मिलकर के औ हुआ है। ये हुआ स्वर का पॉइंट। उसके बाद हमने बांटा है व्यंजनों को 33 इसकी संख्या होती है। 33 व्यंजनों में से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हीं स्पर्श व्यंजन, जब जीभ जो होती है किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और 5 होते हैं इसमें वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्णों का समूह वर्ग कहलाता है। पहला वर्ग है कै, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा तय और पांचवा कौन सा आ रहा है, पै वर्ग। इन 5 में से वर्गों में से हर एक में 5 वर्ण है, तो वर्णों का समूह क्या आ गया, वर्ग आ गया। अब पूरे कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ आ गया, च वर्ग का तालु आ गया, ट का मूर्धा, तै का दंत और पै का क्या आ गया है, ओष्ठ वर्ण उच्चारण स्थान इनका आ चुका है। तो ये जो हमने बांटे हैं, ये 44 वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग 44 इसके भेद आ गए हैं। अब बात करते हैं 52 वर्ण देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग इसके। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देवनागरी लिपि,
तो भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि। ये लिपि में अपन दाएं से बाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं लिखने वाली लिपि है अपनी देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इन 52 को फिर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक है स्वर और दूसरे कौन से आ रहे हैं? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, तो प्रकार तो वही दो आएंगे, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण कितने आ गए टोटल? तो वर्णों की संख्या आ गई है 2, 52 और प्रकार कितने आ गए? 2, स्वर और व्यंजन। इनमें से स्वर होते हैं 11। अब 11 स्वर में फिर वही भाग बना दो आप, तो वो है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। तो वो हमने पहले पढ़ाई था, तो 11 तो वो के वही रहेंगे। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। ये 4 तो हमारे सामने आ गए हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद आ रहे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक जो स्वर होते हैं उनमें से ए का बड़ा आ, ई का बड़ा बड़ी ई, उ का बड़ा बड़ा उ, री का बड़ा होता नहीं है, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और लास्ट आता है औ। इस प्रकार से 7 जो होते हैं इनमें से क्या होते हैं? स्वर होते हैं। बात करते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन कितने बच गए हमारे पास? तो 11 हमारे स्वर आ गए, तो व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी बच गई? 41। तो 41 क्या हो जाएंगे हमारे पास? व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर व्यंजन। वो हमने हम देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और पहले हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। इनमें से 25 तो हो गए स्पर्श वर्ण, 25 तो क्या हो चुके हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। वही पॉइंट है क्योंकि इनको भी शामिल करेंगे ना उसी में। 25 तो हो गए अपने पास स्पर्श व्यंजन वर्ण, वही कैच टैपे वाले 5 वर्ग वाले। दूसरे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने आ गए हमारे पास? तो 4 आ गए। 25 स्पर्श वर्ण आए थे तो 4 आ गए हमारे पास अंतस्थ व्यंजन वर्ण। उसके बाद उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी आई थी? 4। ये वाले कौन कौन से थे? य, रे, ले, वे। ये वाले कौन कौन से थे? से, शे, से और है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, इसमें आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। वहाँ तो हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से थे? दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं इसको। संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से थे? तो संयुक्त स्वर वर्ण थे ए, आई, ओ और औ। ये संयुक्त स्वर वर्ण थे। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं ये? छ क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, जय ज्ञानी और श्रेय। ये 4 क्या होते हैं? इसमें से संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। अब इनका निर्माण किस किस प्रकार से हो वो देखिएगा आप। छ क्षत्रिय जो है इसका निर्माण किस किस से हुआ है? तो कैसे मिल करके, से मिल करके और ऐसे मिल करके छ क्षत्रिय का निर्माण हुआ है। दूसरा है त्रय त्रिशूल। त्रय त्रिशूल का जो निर्माण हुआ वो तै से मिल करके, रे से मिल करके और ऐसे मिल करके हुआ है त्रय त्रिशूल का निर्माण। तीसरा है जय ज्ञानी। जय ज्ञानी का निर्माण किससे हुआ? जय से मिल करके, अय से मिल करके और ऐसे मिल करके। हमने पहले बताया था कि जब तक हम व्यंजनों में स्वरों को नहीं मिला देते हैं तब तक वो व्यंजन पूरा नहीं होता है। तो चौथा बचता है श्रेय। से मिल करके, रे से मिल करके और ऐसे मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? स्वर, श्रेय का निर्माण हुआ है। दोस्तों स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने में किसी भी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उनको कौन सा वर्ण कहते हैं? उनको कहा जाता है स्वर वर्ण। अब बात करते हैं, ये 25 स्पर्श वर्ण आ गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 उसमें 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गए हैं। तो हमारे सामने 37 वर्ण तो आ चुके हैं, अपने को चाहिए 41 वर्ण। तो 5वां पॉइंट आता है, इसमें 2 होते हैं अयोग्य वाह वर्ण। अयोग्य वाह वर्ण का अर्थ होता है वे वर्ण जिनका प्रयोग तो मिलता है लेकिन उनका उच्चार नहीं होता है। तो अयोग्य वाह वर्ण, ये अयोग्य वाह वर्ण 2 होते हैं। एक है दोस्तों अनुस्वार, एक है अनुस्वार, तो ये अनुस्वार रहा, और एक है विसर्ग, एक है जी विसर्ग। तो ये हो गए हमारे सामने 2 अनयोग्य वाह वर्ण। उसके बाद आ रहा है
उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण इनकी संख्या भी 2 है। तो ये हो गए हमारे पास 2, उनकी संख्या है 2। तो ड और ढ ये हमारे सामने आ गए उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। इस प्रकार से हमने इनको 41 भागों, जो व्यंजन के जो 41 होते हैं पॉइंट आते हैं, वो हमने कवर किए हैं। 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 उष्मन, तो 33 हो गए, 4 37 हो गए, उसके बाद 2 या 4 ही आ गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये देवनागरी लिपि के वर्णों को पढ़ा है। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसी प्रकार से संयुक्त स्वर वर्ण भी होते हैं। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, अयोग्य भाव वर्ण हो गए। इसके अलावा कुछ अलग से पॉइंट और आते हैं जो इनमें नहीं आते, लेकिन अलग से उनको अपन और देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पार्श्विक व्यंजन वर्ण कौन सा है तो इन्हीं में ही शामिल है, लेकिन अलग से। पार्श्विक व्यंजन वर्ण कौन सा है? ल। प्रकंपित व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो प्रकंपित व्यंजन वर्ण कौन सा आता है? र। पार्श्विक कौन सा है? ल। और प्रकंपित कौन सा आता है? इसमें र आता है। इसी में शामिल कर लेंगे न और स को भी। तो न, श, ल ये पार्श्विक है, और प्रकंपित व्यंजन वर्ण कौन से आ रहे हैं? र। इसमें से एक पॉइंट और आता है, जैसे अपन ये क है, इसके अगर ऐसा लगा दें, ख है इसके ये बिंदी लगा दी, ज है इसके लगा दी, और एफ है इसके लगा दी, तो इनको बोलते हैं जुनता वर्ण, जुनता वर्ण, कखजफ, इस प्रकार से। तो ये अपने एक पॉइंट है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी चैप्टर में एक लास्ट पॉइंट और बचता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान किनके? वर्णों के उच्चारण स्थान। तो एक बार मैं सारे वर्णों को लिख देता हूं। वर्ण अपन ने 2 भागों में बांटे थे, स्वर वर्ण और दूसरा आया था व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो थे उसमें से पहला जो स्वर वर्ण आया था वो था ह्रीश्व, दूसरा आया है दीर्घ। ह्रीश्व में हमने पढ़ा था ए, ई, उ, री। दीर्घ में हमने पढ़ा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये ह्रीश्व स्वर में आए थे। व्यंजन में हमने इसमें पढ़े थे 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण। 25 स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया था। क, च, ट, त, प, इसमें 5 वर्ण आए थे। इस प्रकार से। तो इनके उच्चारण स्थान, इस कैक वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का यहाँ पे हमने पढ़ा था दंत, प का आता है ओष्ठ। तो ये तो हमने उसमें देख लिया था। इनके अलावा भी उच्चारण स्थान होते हैं। तो कौन कौन से आएंगे? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान पूछेगा। 4 थे। कौन कौन से थे? य, र, ल और व, ये 4 आए। उसके बाद एक आया था उष्म व्यंजन वर्ण, और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी कितनी थी? 4। कौन कौन से थे? स, श, स और ह। तो इनके उच्चारण स्थान और देखते हैं हम अभी लोग। तो जो कंठ है, ये एक सारणी सी बना रहा हूँ, इसमें आपको सारा याद हो जाएगा। कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ किस किस का उच्चारण स्थान है? तो क वर्ग का है उच्चारण स्थान, क पूरे वर्ग का। तो क, ख, ग, घ इन सब का उच्चारण स्थान क्या आ रहा है? कंठ आ रहा है। इसके अलावा जो है इसका उच्चारण स्थान भी क्या आएगा? कंठ। और जो हमने अयोग्य भावर्ण पढ़े थे उसमें से विसर्ग का उच्चारण स्थान। क वर्ग यानी क, ख, घ, घ इन 5 का उच्चारण स्थान तो है ही है। इसके अलावा है का और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या आ रहा है? कंठ ही आ रहा है। दूसरा आता है तालु। तालु, तालु का किस किस का उच्चारण स्थान है? च वर्ग का, च, छ, ज, झ, अय का उच्चारण स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें ए और आ और आएगा कंठ में।
स्वर भी शामिल कर लेते हैं। और च वर्ग जो है इसमें जो वर्ग आ रहे हैं, च वर्ग पूरा आ गया। इसके अलावा इसमें स्वर आते हैं ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई। और यहाँ पर जो ये जो उष्म वर्ण है और उष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण है ये भी इनमें शामिल होते हैं। तो देखिएगा स और ये कंटिन्यू है, पहले ही आएंगे ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये कंटिन्यू ही आएंगे। स और इनका भी उच्चारण स्थान क्या आएगा? तालु आएगा। तीसरा आ रहा है मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण स्थान ट वर्ग आ गया, तो पूरा का पूरा ट वर्ग आया। ट वर्ग के अलावा यहाँ पे र रहा और उष्म का आ गया स, तो र और स। और यहाँ हमने पढ़ा है स्वर वर्ण में, तो स्वर वर्ण में क्या आ जाएगा? री, तो री का उच्चारण स्थान। चौथा आ रहा है इसमें दंत। दंत का उच्चारण स्थान है पूरा त वर्ग, ये अंतस्थ का ल और उष्म का स, तो इनका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? यहाँ पर दंत। और पांचवा है यहाँ पर ओष्ठ। ओष्ठ में पूरा का पूरा प वर्ग आता है, तो पूरा का पूरा प वर्ग ही आएगा इसमें। और यहाँ पर जो स्वर बच गए अपने वो बचे हैं ऊ और ऊ, तो इनका कौन सा आ गया? ओष्ठ वर्ण में। तो ये जो है इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। अब अपने पास ए आ का आ चुका है, ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ आया था, ई का उच्चारण स्थान अभी भी पढ़ा है अपन ने। दूसरा पॉइंट आया है तालु का। री का उच्चारण स्थान, री का जो उच्चारण स्थान है ट वर्ग आता है। ऊ और उक का उच्चारण स्थान जो है वो आ गया था ओष्ठ। अब कौन कौन से वर्ण बच गए? संयुक्त स्वर बच गए, ए ऐ ओ औ, इनके लिए अलग उच्चारण स्थान है। ए ऐ ओ औ, ए और ऐ इन दोनों के उच्चारण स्थान है कंठ तालु, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या आ गया? कंठ तालु। ओ और औ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ ओष्ठ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान आ गया कंठोष्ठ। यहाँ पर ये आ गया, रे आ गया, ले आ गया, श है आ गया, लेकिन वह नहीं आया, तो वह का उच्चारण स्थान भी अलग से आएगा। वह जो है इसके उच्चारण स्थान भी दो आते हैं, दंत और ओष्ठ। वह का उच्चारण स्थान भी कौन से आ गए? दंत और ओष्ठ। और एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा है वो है अयमगणनम। ये जो शब्द है पांचों, इन पांचों का खुद का तो उच्चारण स्थान है ही है, इसके अलावा ये नासिका से बोले जाते हैं। इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले क वर्ग वाले से, फिर अय से, फिर ण से, फिर न और फिर मैं। इन पांचों का अपना अपना उच्चारण स्थान तो है ही है। जैसे इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान हमने पढ़ा है तालु। फिर इसका मूर्धा, इसका है न का दंत और मैं का आया है ओष्ठ। इसके अलावा ये सारे के सारे नासिका से उच्चारित होते हैं, तो इनके अलावा इनका उच्चारण स्थान अनुस्वार भी होता है। तो इस अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी है और अनुस्वार भी है। इसी प्रकार से इन सभी का उच्चारण स्थान पांचों का खुद का वर्ग तो है ही है और इनके अलावा अनुस्वार भी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। वर्ण विचार का एक टॉपिक है और क्या क्या हमारे सिलेबस में है, आप अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये ज़रूर शेयर करें और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी ये वीडियो। और पूरी कोशिश की है इस वीडियो से हमने कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर ना जाए। धन्यवाद दोस्तों।